इस कॉल में हम बात करेंगे वेब 1 से लेके वेब 3 की जर्नी के बारे में। बेसिकली ये कॉल हम पहले भी कई बार ले चुके हैं, बट ये कॉल उन सभी लोगों के लिए जो सिस्टम में नए हैं, जिन्होंने 1 से 2 महीने पहले सिस्टम को ज्वाइन किया था, तो उनके लिए ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो वो कोशिश करें चीजों को समझने की, राइट डाउन करने की। कहीं ना कहीं उनको चीज समझ में आएगी, तब उन्हें समझ में आएगा क्रिप्टोकरेंसी के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, कि इसका इसका फ्यूचर क्यों इतना ब्राइट है, क्यों हम बोलते हैं इसका फ्यूचर ब्राइट है। तो स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों कि आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे इंटरनेट के सफर के 3 फेज के बारे में, जहाँ पे हम बात करेंगे वेब 1 के बारे में, जो कि रीड ओनली था। फिर वेब 2 आया, उसके बाद वेब 3 आया। तो कभी भी रिवोल्यूशन होता है, आप देखेंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ही टेक्नोलॉजी अपग्रेड करती है। तो आज हम इस सेशन में हम बात करेंगे इंटरनेट के बेसिक्स के लेके, फिर वेब 1 आया, फिर वेब 2 आया, फिर वेब 3 क्यों आया, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम इंटरनेट से, जैसा कि आप सभी अवेयर हैं इंटरनेट के बारे में, फिर भी हम स्टार्ट करते हैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन के साथ में कि इंटरनेट है क्या। तो इंटरनेट असल में एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, मतलब दुनिया भर के कंप्यूटर और डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ताकि वो इजिली इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। सिंपल शब्दों में यदि मैं बात करूं तो इंटरनेट एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम है जिसमें हर कंप्यूटर एक दूसरे से बात कर सकता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। एक सिंपल डेफिनेशन इंटरनेट की ये थी। तो अब हम जब बात करते हैं 1980 के पहले के दौर की, तो आप उस टाइम पे देखेंगे उस समय इंटरनेट नहीं हुआ करता था, ना कंप्यूटर होता था। उस टाइम पे जो भी हमारे काम हुआ करते थे वो सारे मैनुअल मैनुअल चला करते थे, चाहे आपका डेटा एंट्री हो, चाहे रिपोर्ट तैयार करना हो, कुछ भी काम होता था मैन्युअली होता था, जिसकी वजह से क्या होता था, मैन पावर ज्यादा लगती थी, आपकी एक्यूरेसी नहीं हुआ करती थी, टाइम टेकिंग हुआ करता था। राइट। तो अब तो 1980 के बाद यदि हम देखेंगे तो उस टाइम पे क्या हुआ, इंटरनेट की फर्स्ट जनरेशन आई। तकरीबन ये दौर हम मान सकते हैं 1990 से 2000 का दौर, आप समझ सकते हैं इसको। तो दोस्तों वेब 1 जिसे हम पहली जनरेशन बोलते हैं, तो जब वेब 1 को हम इंटरनेट की शुरुआती दौर कह सकते हैं। ये था एक बेसिक इंफॉर्मेशन इंटरनेट का दौर था, जहां सिर्फ स्टैटिक कंटेंट मिलता था और इंटरेक्शन भी बहुत कम होता था। तो उस समय का जो दौर था, उस समय जब कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, तो लोगों ने बहुत विरोध किया कि यदि कंप्यूटर आता है, इंटरनेट आएगा, तो बहुत से लोगों की जॉब चली जाएंगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा कि इसने बहुत सारे जॉब्स क्रिएट किए, दुनिया को आगे बढ़ाया, और आज हम जिस तरह से हम आसक्ति बन के उभर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस रिवॉल्यूशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं वेब 1 की, तो उस वक्त इंटरनेट का मेन पर्पस था कि सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, जैसे ऑनलाइन के थ्रू आर्टिकल या फिर सिंपल वेबसाइट के थ्रू। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि लोग बिना फिजिकल ट्रेवल के दुनिया भर के नॉलेज को एक्सेस कर पाते थे। मतलब इंटरनेट ने दुनिया को पहली बार ग्लोबल लाइब्रेरी बना दिया। ये दौर था वेब 1 का, जब स्टार्टिंग दौर पर इंटरनेट आपका आया। तो यदि हम बात करें उस टाइम पे, हालांकि आज हमें लगता है कि वेब 1 की स्पीड बहुत कम हुआ करती थी, ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, बट उस टाइम पे ये बहुत बड़ा एक इनोवेशन था इंटरनेट। तो यदि उस समय में यदि हम चल के देखें और समझें कि उस समय फीचर्स क्या क्या थे वेब 1 के, तो आप देखेंगे टाइपिकली रीड ओनली, मतलब वेब 1 एक तरह का रीड ओनली इंटरनेट था। यूजर सिर्फ कंटेंट देख सकता था, लेकिन खुद से कुछ लिख नहीं सकता था, ना ही कुछ पब्लिक कर सकता था। स्पीड बहुत कम हुआ करती थी, मतलब उस टाइम पे इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो होती थी। डायल अप कनेक्शन हुआ करता था, जिसमें एक पेज ओपन होने में ही काफी समय लग जाता था। देन कंपनी फोकस, वेब 1 ज्यादा कंपनी ड्रिवन था, मतलब जो कंपनी की वेबसाइट बनाती थी वो कंटेंट डिसाइड करती थी, कि यूजर का कंट्रोल उसमें बिल्कुल भी नहीं होता था। देन आप देखेंगे नो पर्सनलाइज एड, मतलब आज की तरह टारगेट एड नहीं होते थे, जैसे आज टारगेट कस्टमर के बिहाफ पे एड दिए जाते हैं। बट उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि कोई टारगेट एड नहीं होते थे, सिर्फ जनरल एड ही दिखाते थे। यूजर एक इंटरनेट के हिसाब से एड सर्व करने का सिस्टम नहीं था उस टाइम पे। देन बात करें स्टैटिक कंटेंट हुआ करता था, मतलब यदि हम इसकी बात करें तो वेबसाइट स्टैटिक होती थी, मतलब फिक्स्ड इंफॉर्मेशन ही होती थी जो बार बार चेंज नहीं होती थी, जैसे एक ऑनलाइन ब्राउजर या डिजिटल पम्पलेट होते थे उस टाइम पे। देन हम बात करें बैनर एडवर्टाइजिंग, मतलब कि एड सिर्फ बैनर के फॉर्म में होते थे, जिसमें एक इमेज होती थी और उस पे क्लिक करने पे दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते थे जाके।
विजुअल इंटरनेट, इंटरेक्टिव वेब, विजुअल बेसिक्स होते थे और इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड होता था। ना कोई वीडियो स्ट्रीमिंग थी, ना कोई लाइव चैट होती थी, बस सिंपल इमेज और टेक्स्ट होता था। देन यूजर कांट पब्लिश एनी कंटेंट, मतलब सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि यूजर अपना खुद का कंटेंट पोस्ट नहीं कर सकता था। मतलब ब्लॉग, सोशल मीडिया, कमेंट कुछ भी नहीं थी, सिर्फ कंपनी ही कंटेंट को पब्लिश करती थी। तो दोस्तों आज सुनने में तो हमें ऐसा लगता है कि उस समय का जो वेब वन आया था उस समय तो ये फीचर्स हुआ करते थे। बट यदि हम इन्हीं बेसिक्स फीचर की बात करें जिसने इंटरनेट की जर्नी को स्टार्ट किया, तो इसने दुनिया में क्या चेंजेस लाया। यदि हम इसकी बात करेंगे तो किस तरह से वर्ड चेंज हुआ, इंडस्ट्री किस तरह से चेंज हुई, तो आप देखेंगे मीडिया एंड न्यूज इंडस्ट्री ने क्या बदलाव लाया उस टाइम पे। तो वेब वन ने मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री को एक नई डायरेक्शन दिया। कंपनीज जैसे उस समय हुआ करती थी CNN, BBC और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने डिजिटल प्रेजेंस को लॉन्च किया। लोग आप घर बैठे ऑनलाइन न्यूज पढ़ने लगे, फिजिकल न्यूज पेपर या टीवी के बिना। सबसे बड़ी बात ये थी कि अब मीडिया कंपनीज अपने कंटेंट से ग्लोबल ऑडियंस तक इजीली रीच कर पाती थी। अदरवाइज यदि इंटरनेट से पहले की बात करूं मैं, तो उस समय क्या होता था, जनरली न्यूज़पेपर आया करते थे जो कि क्षेत्रीय बेसिस पे होते थे, राइट। कुछ क्षेत्रीय बेसिस पे होते थे, लिमिटेड इंफॉर्मेशन हुआ करती थी, वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है इसकी जानकारी हमें बहुत समय बाद मिला करती थी, राइट। तो ये रियल टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन थी उस समय हमें मिलना स्टार्ट हो गई कि दुनिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, क्योंकि लोग अपने आप को शिफ्ट करने लगे इंटरनेट पे। देन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग यदि इंडस्ट्री की मैं बात करूं, तो उस दौर में ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का शुरुआत हुआ। बैनर एड, पॉपअप बहुत पॉपुलर बनने लगे। ये वेब वन का पहला नया मार्केटिंग टूल था। इसके थ्रू बिजनेस ने अपने प्रोडक्ट और सर्विस को ट्रेडिशनल मार्केट के अलावा ब्रॉड ऑडियंस तक पहुंचाना स्टार्ट किया। तो मतलब जहां पे पहले जो प्रोडक्ट हुआ करते थे वो सिर्फ एक लिमिटेड दायरे पे हुआ करते थे, लेकिन वेब वन के आने से क्या हुआ कि वर्ल्ड वाइड आपको जो एडवर्टाइजिंग स्टार्ट हुई, लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना स्टार्ट किया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यदि मैं बूम की बात करूं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने अपने आप को कैसे चेंज किया, कैसे अपने आप को शिफ्ट किया उस टाइम पे, तो वेब वन ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी रिवोल्यूशन ला के दिया। कार जैसे कार कंपनीज ने वेबसाइट बनानी स्टार्ट की, जिन्होंने डिटेल कैटलॉग और वर्चुअल शोरूम बनाने स्टार्ट किए। अदरवाइज इसके पहले क्या हुआ करता था कि हमें फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था, जाना पड़ता था। यदि शोरूम हमारे घर से 1000 किलोमीटर दूर है तो हमें वहां जाना पड़ता था देखने के लिए। बट आज के उस समय क्या हुआ कि वर्चुअल शोरूम स्टार्ट हुए, कस्टमर अपने घर बैठे कार के मॉडल, स्पेसिफिकेशन, फीचर तक एक्सप्लोर करने लगे बिना फिजिकल शोरूम विजिट किए। तो लोग इससे पहले से इन्फॉर्म्ड होने लगे, डीलर से जाते और उनके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो गया। एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कंपनीज लाइक फोर्ड, टोयोटा, BMW ने अपने वर्चुअल शोरूम लॉन्च किए और अपनी कार की डिटेल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन प्रोवाइड की। इससे क्या हुआ, लोग घर बैठे उन्हें जानकारी मिलने लगी, टाइम जो उनका ज्यादा लगता था वो कम हो गया उनका, और वर्चुअली वो कनेक्ट होने लगे। देन यदि मैं अब यहाँ पे बात करूं कि चलिए वेब वन आया, वेब वन ने इंटरनेट की पहली जनरेशन को स्टार्ट किया, इंटरनेट एक्सेस करना हमें आसान बनाया। कुछ फीचर्स थे, फीचर्स के साथ उसने दुनिया को एक पहला कदम बढ़ाया आगे इस जर्नी के लिए। तो देन अब मैं यदि बात करूं कि लिमिटेशन क्या थी, क्योंकि आप देखेंगे 1990 से 2000 तक के बीच में लोग हैबिचुअल हो चुके थे। स्टार्टिंग में नया तो था, लेकिन बाद में इतने हैबिचुअल हो गए थे कि अब उनको इसमें कुछ प्रॉब्लम्स दिखने लगी थी। प्रॉब्लम मतलब क्या था, यदि हम देखें कि लिमिटेशन क्या थी वेब वन पे, तो सबसे पहला तो स्टैटिक कंटेंट था। मतलब कि वेबसाइट ही एक फिक्स्ड इंफॉर्मेशन दिखाती थी जो कि मैनुअली अपडेट होने तक चेंज नहीं होती थी। मतलब कंटेंट एकदम स्टैटिक हुआ करता था। लिमिटेड इंटरेक्टिविटी हुआ करती थी, मतलब सिर्फ कंटेंट देख सकते थे, आप उसमें कमेंट नहीं कर सकते थे, आप उसमें लाइक नहीं कर सकते थे, आप अपने आप को एंगेज नहीं कर सकते थे उसमें। नो पर्सनलाइजेशन, मतलब कि हर विजिटर के लिए वेबसाइट का कंटेंट सेम होता था, जो आज की तरह पर्सनलाइज सजेशन या रिकमेंडेशन उस समय नहीं मिलते थे।
पुअर यूजर एक्सपीरियंस, मतलब डिजाइन सिंपल और बोरिंग होता था, ब्राउजिंग भी स्लो और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती थी। इससे यूजर को मुश्किल भी ज्यादा उस समय प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती थी। नो रियल टाइम अपडेट, मतलब कंटेंट ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता था। अगर कोई न्यूज या इंफॉर्मेशन चेंज होती थी तो वेबसाइट मैन्युअली अपडेट करनी पड़ती थी, जिससे डेटा आउटडेटेड लगता था। देन आप देखेंगे लिमिटेड मल्टीमीडिया, राइट। उस समय आप देखेंगे इमेज ऑडियो वीडियो बहुत ही कम यूज हुआ करते थे। देन लिमिटेड यूजर जनरेटेड कंटेंट, जिस तरह आज आप देखते हैं कि कंटेंट जनरेट हो जाते हैं, बट उस टाइम पे क्या हुआ करता था, यूजर खुद से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता था। जैसे ब्लॉग लिखना, फोटो, ये सब चीजें ऐड नहीं होती थी। लेक ऑफ मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, उस टाइम में वेबसाइट सिर्फ कंप्यूटर के लिए बनाई जाती थी, मोबाइल या टैबलेट पर ओपन नहीं होती थी। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं उस टाइम पे। तो देन नो सोशल इंटरेक्शन, कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं था। स्लो इंटरनेट स्पीड, सबसे बड़ा रीजन कि उस टाइम पे डायल अप कनेक्शन होते थे जो बहुत स्लो थे। पेज लोड होने में मिनट लग जाते थे और ब्राउजिंग एक्सपीरियंस बहुत वीक होता था। तो दोस्तों, वेब वन ने इंटरनेट को स्टार्ट तो किया, फीचर्स लाए, दुनिया ने अपने आप को चेंज किया, बट कहीं ना कहीं आगे जाके इन प्रॉब्लम्स का, ये प्रॉब्लम्स लोगों को दिखाई दी कि ये प्रॉब्लम्स थी। तो कभी भी प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए ही नई टेक्नोलॉजी का जन्म होता है। देन अब इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेब टू स्टार्ट हुआ 2000 से प्रेजेंट, मतलब दीदी आप यहाँ पे मान के चले तकरीबन 2000 से 2020 का जो दौर था, आप देखेंगे वो स्टार्ट हुआ किसका, वेब टू का। तो अब वेब टू में देखिए दीदी हम यहाँ पे, तो दोस्तों जब वेब टू को हम इंटरनेट का दूसरा दौर कह सकते हैं, जो अर्ली 2000 में स्टार्ट हुआ था और आज तक जो चल रहा है। इवन तो हम इसे मानते हैं 2000 से 2020 का जो दौर था, हम इसे मानते हैं वेब टू का दौर। अगर वेब वन एक स्टैटिक और इंफॉर्मेशन वेब था, तो वेब टू ने इंटरनेट को डायनेमिक, इंटरेक्टिव और यूजर ड्रिवन बनाया। जो कमियां थी उन कमियों को दूर करके उसने इसे और आसान बनाया। तो इस दौर में सबसे बड़ी चेंज ये हुई कि यूजर से इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं कर सकता था, बल्कि कंटेंट क्रिएट और शेयर भी करने लगा। सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, फोरम, वीडियो प्लेटफॉर्म जैसे बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं इसके। तो अब इंटरनेट एक वन वे कम्युनिकेशन ना होकर एक टू वे कम्युनिकेशन बन गया वेब टू के आने से। यूजर के पास अपनी वॉइस थी, वो अपना कंटेंट पब्लिश कर सकते थे, फीडबैक दे सकते थे और दूसरों के कंटेंट को इंटरेक्टिव वो कर सकते थे। तो कंपनीज भी डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्ट होने लगी। तो दोस्तों आप देखेंगे, नोटिस किया होगा कि आप लोगों ने कि इस फेज में फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा जैसे प्लेटफॉर्म आए, जहां लोगों ने अपने कंटेंट को ग्लोबली ऑडियंस तक पहुंचाने लगे। मतलब वेब टू ने इंटरनेट को ग्लोबल कम्युनिटी बना दिया, जहां इंफॉर्मेशन के साथ साथ इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन जैसी चीजें भी स्टार्ट हो गई। तो आज का जो दौर आप देख रहे हो, ये वेब टू का दौर है। और यदि हम बात करें कि इसके की फीचर क्या थे वेब टू की, वेब टू में तो आप देखेंगे हाई स्पीड इंटरनेट। वेब टू के टाइम पर इंटरनेट की स्पीड काफी फास्ट हो गई। ब्रॉडकास्ट और 3G 4G कनेक्शन ने ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग और डाउनलोडिंग को बहुत आसान बना दिया। रीड एंड राइट, मतलब वेब वन में आप सिर्फ रीड कर सकते थे, आप उसमें राइट नहीं कर सकते थे, लेकिन वेब टू ने आपको ये मौका दिया कि आप इसमें राइट भी कर सकते थे। तो यूजर सिर्फ कंटेंट देख नहीं सकते थे, बल्कि अब वो खुद भी लिख सकते थे, शेयर और पब्लिश भी कर सकते थे। जिससे क्या हुआ, आप देखेंगे ब्लॉग लिखना स्टार्ट हुआ, कमेंट करना, फोटो वीडियो शेयर करने स्टार्ट हुए। स्ट्रांगली फोकस ऑन कम्युनिटी, वेब टू ने इंटरनेट को एक कम्युनिटी स्पेस बना दिया, जहां लोग एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे, इंटरेक्ट करने लगे, कोलैबोरेट करने लगे। देन इंटरेक्टिव शेयर कंटेंट, मतलब आज इंफॉर्मेशन एक तरफ से नहीं आती, बल्कि यूजर अपना कंटेंट शेयर करता है, जैसे फेसबुक पोस्ट, यूट्यूब, ट्वीट और विकिपीडिया जैसी चीजों से। इंटरेक्टिव एडवर्टाइजिंग का जमाना स्टार्ट हुआ। आप देखेंगे कि एड, स्टैटिक बैनर से बढ़कर अब इंटरेक्टिव हो गए। कंपनीज भी कंज्यूमर के बिहेवियर के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, टारगेट कस्टमर के हिसाब से उन्होंने एडवर्टीजमेंट स्टार्ट किया। देन आप आगे आए से सेंट्रलाइज इंटरनेट सर्वर। तो वेब टू में डेटा और सर्विस को कंट्रोल मोस्टली सेंट्रलाइज सर्वर के पास होता था, जो
बड़ी टेक कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, अमेजन, ट्विटर ही ऑपरेट करती थी। मतलब ज्यादा जो कॉर्पोरेशन इन्हीं के हाथ में ही था। तो प्लेटफॉर्म जैसे बात करें यहाँ पे कि यही वो दौर था जब सोशल मीडिया और ई कॉमर्स जाइंट्स आए। फेसबुक ने लोगों को जोड़ा, यूट्यूब ने वीडियो शेयरिंग और ग्लोबल बनाया। आज आप इवन दो घर बैठे बिजली का बिल पे कर पा रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज कर पा रहे हैं, रीजन बिहाइंड की वेब टू टेक्नोलॉजी के थ्रू, क्योंकि वेब टू ने दुनिया को टोटली चेंज कर दिया। अब यदि हम बात करें यहाँ पे कि वेब टू ने क्या चेंजेस लाए दुनिया में, तो आप देखेंगे आज का जो दौर हम जी रहे हैं वेब टू का दौर था जिसने दुनिया को चेंज किया। पिछले 10 सालों में जिस तरह से रिवोल्यूशन आया है टेक्नोलॉजी को लेके, उसमें वेब टू ने की रोल प्ले किया है। यदि हम देखेंगे इंक्रीज यूजर एंगेजमेंट, इसने यूजर का एंगेजमेंट बढ़ाया। सोशल मीडिया रिवोल्यूशन लाया, मतलब प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा ने कम्युनिकेशन को बदल दिया। लोग अपने थॉट, कंटेंट और अपडेट्स इंस्टेंटली ग्लोबल ऑडियंस तक शेयर करने लगे। इंस्टेंट कम्युनिकेशन हुआ, मतलब यदि हम बात करें यहाँ पे कि रियल टाइम पे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया। आज जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, लोग इंस्टेंटली मैसेज भेज सकते हैं और लाइव अपडेट शेयर कर सकते हैं। कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म आपके स्टार्ट हुए, मतलब कि वेब टू ने प्लेटफॉर्म जैसे गूगल डॉक और विकिपीडिया जैसे कोलैबोरेशन किए, और जिससे क्या हुआ, लोगों को इजीली कंटेंट मिलने लगे। इवन दो ये वही दौर था जब ई कॉमर्स एक्टिव हुआ। आज आप देखेंगे ई कॉमर्स में अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जैसे जैसे प्लेटफॉर्म कंपनीज स्टार्ट हुई। आज आप घर बैठे आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ये चीजें स्टार्ट हुई। क्लाउड कंप्यूटिंग, आपका डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्टार्ट हुआ, मोबाइल रिवोल्यूशन आया, राइट, एक्सेस इंफॉर्मेशन आपके आई। देन तो इस तरह से आप देखेंगे कि वेब टू ने दुनिया को हर जगह से चेंज किया। देन यदि मैं ओवरऑल यदि मैं आज इसमें यदि बात करूं कि वेब टू के थ्रू क्या हुआ, कि आज दुनिया ने अपने आप को ग्रो भी किया, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, चीजें आगे बढ़ी। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी कि वेब टू में फिर लिमिटेशन क्या थी, क्यों आज हम बात कर रहे हैं कि वेब टू में कुछ प्रॉब्लम है, तो वेब थ्री का रिक्वायरमेंट है। तो यदि हम यहाँ पे देखें वेब टू के बारे में, यदि हम यहाँ पे समझे कि लिमिटेशन क्या थी, तो सबसे बड़ा जो रीजन था सेंट्रलाइजेशन। मतलब वेब टू का सबसे बड़ा लिमिटेशन जो था वो सेंट्रलाइजेशन था। मतलब इस दौर में बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक, अमेजन ने यूजर का डेटा, आइडेंटिटी और कंट्रोल अपने कंट्रोल में ले लिया। ये वही प्लेटफॉर्म ये डिसाइड करने लगे कि कौन सा कंटेंट दिखाना है, इसका अकाउंट बैन करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन को प्रमोट करना है। मतलब पावर सिर्फ कुछ कारपोरेट के हाथों में हो गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये सेंट्रलाइज कर दिया सिस्टम को। तो वेब थ्री जो ने क्या सोल्यूशन दिया, वेब थ्री बोलता है कि भाई वेब थ्री इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन को लेकर आया। वेब थ्री में सब कुछ डिसेंट्रलाइज होता है, मतलब कंट्रोल एक सिंगल कंपनी के पास ना होकर यूजर के हाथ में होता है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू लोग अपना डेटा आइडेंटिटी खुद ओन करते हैं। देन फिर इसके बाद देखेंगे डेटा प्राइवेसी और ओनरशिप। वेब टू ने एक बड़ा लिमिटेशन डेटा प्राइवेसी और ओनरशिप का था। कंपनीज लाइक फेसबुक, गूगल, अमेजन जैसे डेटा कलेक्ट करके उसे प्रॉफिट बनाती थी, जैसे टारगेट एड्स बनाना, चलाना, डेटा को सेल आउट करना कहीं पे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एक डेटा प्राइवेसी की। देन उसके बाद हम बात करें यहाँ पे डेटा रिस्क, सिक्योरिटी रिस्क। वेब टू ने ऑनलाइन इंटरेक्शन और डेटा स्टोरेज बहुत ज्यादा हो गया था। इस वजह से प्लेटफॉर्म साइबर अटैक, हैकिंग, डेटा ब्रीच जैसे आपको चीजें देखने को मिल रही हैं। मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज, वेब टू ने जनरेट कई तरह की आप न्यूज देखेंगे जो फेक होती है, आपको मिसगाइड करते हैं। ये सारी चीजें आपको वेब टू के थ्रू आपको देखने को मिल रही थी। तो ओवरऑल यदि मैं वेब टू की बात करूं कि आज यदि आप कोई भी किसी से बात करते हैं तो देखेंगे मोबाइल पे उससे रिलेटेड ऐड आपको स्टार्ट हो जाते हैं। आप कुछ सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको शेयर होने लगती है। इवन दो आज हम भी ये बात जानते हैं कि यदि आज हम एक कोई सिंगल लिंक पे भी क्लिक करेंगे तो हमें डर लगता है कि हमारे अकाउंट से पैसे न गायब हो जाएं। देन आज अदर कंपनीज जो है हमारे डेटा को जो है अदर कंट्रीज में बेच रही है जाके, कि कस्टमर के इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें क्या चाहिए जिसके भी पे वो चीजें बन के हमारे इंडिया में आती हैं। तो जिस तरह से आपका डेटा चोरी हो रहा है, आपकी सिक्योरिटी हो, आपकी प्राइवेसी जा रही है, इन सब की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेब थ्री इंट्रोड्यूस हो रहा है, जो कि इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन है।
तो अब यदि मैं वेब 3 की यदि बात करूँ कि वेब 3 क्या है? तो दोस्तों हम जब वेब 3 में आते हैं तो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड वेब है, जो कि वेब 2 की लिमिटेशन को सॉल्व करता है। मतलब वेब 2 में डेटा और पावर बड़ी कंपनीज के कंट्रोल में था, लेकिन वेब 3 हमें देता है डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब पावर एक जगह कंसंट्रेट नहीं होती, बल्कि बल्कि ये नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट होती है। इनहांस सिक्योरिटी और प्राइवेसी करता है, मतलब कि ब्लॉकचेन के थ्रू डेटा ज्यादा सिक्योर होता है। और अब डेटा असली मालिक यूजर खुद होता है, कंपनी नहीं होती है। तो वेब 3 क्या है? एक नया एरा है, इंट्रोड्यूस करता है, जो कि ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी देता है। मतलब सब कुछ ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है, जिसमें किसी भी तरह की चीटिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होती। हर यूजर अपना डेटा असर आइडेंटिटी को कंट्रोल कर सकता है, जहां हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो। तो दोस्तों वेब 3 यदि हम बात करें तो ये एक नए कॉन्सेप्ट जैसे ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, एनएफटी, मेटावर्स, ये सब चीजें आपको वेब 3 में आपको देखने को मिलती हैं। अब यदि मैं वेब 3 की बात करूं कि वेब 3 की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, की फीचर्स क्या हैं, क्यों हमें ये इंपॉर्टेंट है वेब 3 आगे के लिए, तो आप देखेंगे कि जिस तरह से वेब 2 ने दुनिया को सेंट्रलाइज बना दिया था, तो वेब 3 क्या कर रहा है? डिसेंट्रलाइज कर देता है। मतलब वेब 3 डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पर चलती है, जैसे ब्लॉकचेन। मतलब डेटा और कंट्रोल एक कंपनी के पास नहीं होता, बल्कि यूजर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें हमें अपना डेटा आइडेंटिटी पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है। साथ ही साथ में यूजर डेटा ओनरशिप, मतलब वेब 2 में कंपनियां हमारा डेटा कलेक्ट करके उससे पैसा बनाती हैं, लेकिन वेब 3.0 में यूजर अपने डेटा का असली मालिक होता है, और आप डिसाइड करते हैं कि डेटा शेयर करना है या मोनेटाइज करना है, और उसके लिए आपको रिवॉर्ड या टोकन भी मिलता है। ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वेब 3 ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करता है, जो इंश्योर करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी और ट्रस्ट को। ट्रांजेक्शन डायरेक्ट होते हैं बिना किसी मिडिलमैन के, मतलब कम कॉस्ट, ज्यादा स्पीड और बिल्कुल सेफ प्रोसेस के थ्रू होता है। तो वेब 3 एक ऐसी दुनिया क्रिएट करता है जहां कंट्रोल, ओनरशिप और ट्रांसपेरेंसी हर एक के हाथ में होती है। देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, वेब 3 प्राइवेसी सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जहां यूजर अपने पर्सनल डेटा पर फुल कंट्रोल रखता है, और हर ट्रांजेक्शन इनक्रिप्टेड होता है, मतलब आपकी आइडेंटिटी और डेटा सेफ होता है। तो ओवरऑल यदि मैं वेब 3 की बात करूं, तो वेब 3 एक ऐसी डिजिटल दुनिया है जो ज्यादा सिक्योर, इफिशिएंट और यूजर सेंट्रिक होता है। ये डिसेंट्रलाइज प्राइवेसी और टेक्नोलॉजी जैसे ब्लॉकचेन, एआई के ऊपर बिल्ड होता है। मतलब फ्यूचर का इंटरनेट है जो हमेशा यूजर के फेवर में होता है। तो यदि मैं इसमें यदि बात करूं कि एडवांटेज क्या होने हैं वेब 3 के थ्रू, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि डिसेंट्रलाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि वेब 3 पेमेंट के लिए बैंक या किसी थर्ड पार्टी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। मतलब इसमें सिर्फ एक मतलब कंट्रोल हमेशा यूजर के हाथ में होता है। सिक्योर है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करने से क्या होगा, डेटा आपका सिक्योर हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। लो ट्रांजेक्शन फीस होती है, मींस कि यदि आपको मिडिल मैन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन फीस है वो बहुत कम हो जाती है। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी होती है, प्राइवेसी होती है, फास्ट ट्रांजेक्शन आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। साथ ही साथ में हम देखेंगे यहाँ पे कि फास्टर ट्रांजेक्शन हो गया, कंट्रोल ओवर द असेट, मतलब कि यूजर अपने असेट को डिसेंट्रलाइज वॉलेट में खुद कंट्रोल करते हैं, जो कि थर्ड पार्टी डिपेंडेंट नहीं होती। तो इंक्लूजन इन फाइनेंशियल सर्विस, मतलब वेब 3 हर इंसान को फाइनेंशियल सर्विस तक पहुंचाता है जिसके पास सिर्फ इंटरनेट है। तो जैसे डेफी हो गया, बोरिंग, ये सब चीजें आपको वेब 3 के थ्रू यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आप समझे कि वेब 3 की यदि मैं बात करूं कि वेब 3 जो है वो टोटली जिस तरह से वेब 2 में प्रॉब्लम थी, आपका डेटा सिक्योरिटी की, प्राइवेसी की, हैकिंग की, इन प्रॉब्लम को ये सॉल्व करके चीजों को सेफ और आसान बना देता है। तो अब मैं यदि बात करूं कि वेब 3 में पेमेंट मेथड क्या होनी है, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह की वेब 3 एक नए डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट मेथड को लेकर आता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। इसमें ट्रांजैक्शन फास्ट और सिक्योर होता है, जैसे बैंक या पेमेंट प्रोसेस जैसे इंटरमीडिएट की इसमें आवश्यकता ही होती नहीं है।
तो जिस तरह से आप देखेंगे कि ट्रेन हमेशा पटरी पे चलती है, उसी तरह जो वेब 3 में आपका जो जो काम करने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन पे काम करने वाला है। मतलब वेब 3 बिना ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर सकता, और यदि वेब 3 ब्लॉकचेन पे काम करेगा, तो ब्लॉकचेन पे काम करने पे वही वही आगे कंपनियां ग्रो कर पाएंगी जो ब्लॉकचेन डेवलप कर रही हैं, और उनका पेमेंट मोड उन्हीं क्रिप्टो करेंसी होना है। मतलब यदि इसमें पेमेंट मोड की बात करें, तो जिसकी ब्लॉकचेन लोग इंडस्ट्री यूज करेगी, उसे उसी का क्रिप्टो करेंसी आपको पेमेंट में देना पड़ेगा। स्टेबल कॉइन होंगे और डिजिटल वॉलेट होंगे। तो ये है इसका पेमेंट मेड का। अब मैं बात करता हूँ, यदि यहाँ पे आपका ओवरऑल यदि बात करूँ ब्लॉकचेन के लिए, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की यदि बात करूँ, जिस तरह से वेब 3 मैंने बताया कि जो काम करता है आपका ब्लॉकचेन पे काम करता है, तो ब्लॉकचेन एक ऐसे डिजिटल सिस्टम लेयर सिस्टम है जिसमें सारे ट्रांजेक्शन एक चैन या ब्लॉक में रिकॉर्ड होते हैं। ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, मतलब सिंगल कंपनी, बैंक या गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता। हर ट्रांजेक्शन सिक्योर ट्रांसपेरेंट होता है। तो यदि मैं बात करूं रिवॉल्यूशन ऑफ द टेक्नोलॉजी की, तो जैसे जैसे पहले इंटरनेट ने कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग में रिवॉल्यूशन लाया, वैसे ब्लॉकचेन ने ट्रस्ट, पेमेंट और डेटा ओनरशिप में एक नया रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। अब लोग डेटा और मनी खुद कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी मिडिलमैन के। अब यदि मैं ब्लॉकचेन की यदि अपन बात करें, तो ब्लॉकचेन का यूज आप देखेंगे हर एक इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलना है, चाहे वो फाइनेंस एंड बैंकिंग हो। यदि फाइनेंस एंड बैंकिंग की हम बात करें, तो ब्लॉकचेन से डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पॉसिबल है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और आसान हो जाता है, हर ट्रांजेक्शन सिक्योर और ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जिसका हर एक इंडस्ट्री, चाहे वो फाइनेंस हो, सप्लाई चेन हो, हेल्थ केयर हो, रियल एस्टेट हो, गेमिंग हो, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट एंड वोटिंग, एनर्जी, लीगल और रियल एंड ई कॉमर्स में, हर एक इंडस्ट्री में आप देखेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होना है। यदि मैं एक बात करूं हेल्थ केयर इंडस्ट्री को लेके, यदि यहाँ पे, तो मेडिकल रिकॉर्ड सिक्योर और टेम्पर प्रूफ बनाता है ब्लॉकचेन। पेशेंट क्रिप्टो या डायरेक्ट पेमेंट कर सकता है। साथ ही साथ में सप्लाई चेन की यदि हम बात करें यहाँ पे यदि, तो प्रोडक्ट का ट्रैकिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत ही आसान हो जाएगा, रियल टाइम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, फ्रॉड और डुप्लीकेट गुड्स जो बन रहे हैं वो बनने बंद होंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ऑटोमेटिक ट्रस्ट यहाँ पे बिल्ड होगा। तो ये ऑल इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आप देखेंगे कि इंटरनेट के वेब 3 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको केस देखने को मिलेंगे। देन यदि मैं ओवरऑल यदि यहाँ पे मैं बात करूं कि आज के टाइम में जो कंपनीज ब्लॉकचेन और वेब 3 में आ रही हैं, वो अपने आप के फ्यूचर में डिजिटल लीडर बनने जा रही हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के कंपनी को आगे ग्रो करने का मौका दे रहा है। जैसे जैसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम की डिमांड बढ़ती जाएगी, ब्लॉकचेन पावर, वैसे वैसे आप देखेंगे ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी भी आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो फ्यूचर में ब्लॉकचेन डिजिटल इकोनॉमी का एक बैकबोन बनने वाला है, और वही कंपनीज आगे काम करेंगी जो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके आगे बढ़ने वाले हैं। तो अब आज की यदि मैं बात करूं यहाँ पे कि टॉप ब्लॉकचेन, यदि हम बात करें यहाँ पे कुछ ब्लॉकचेन की, तो इथेरियम, बाइनेंस, सोलाना, पॉलीगन, आर्बिट्रम, ट्रॉन। इसी राह पे यदि हम बात करें, तो मिस्टर मिंट की अनंता ब्लॉकचेन है जो आपको भी देखने को मिलेगी आगे। तो ये वो कंपनीज हैं, आज कंपनीज ब्लॉकचेन बनाने में क्यों काम कर रही है, रीजन बिहाइंड कि बिकॉज दे नोस कि आगे फ्यूचर वेब 3 का है, और वेब 3 जो काम करने वाला ब्लॉकचेन पे काम करने वाला, और ब्लॉकचेन जो इंडस्ट्री, चाहे वो हेल्थ केयर हो, सप्लाई चेन हो, मेडिकल हो, इंश्योरेंस हो, यदि वो जिस कंपनी की ब्लॉकचेन यूज करेगी पेमेंट मोड में, उसे उसी का क्रिप्टो करेंसी पेमेंट में देना होगा, जो कहीं ना कहीं उसके प्राइस को, ग्रोथ को आगे बढ़ाने में हेल्प करने वाला है। अब मैं यदि बात करूं मिस्टर मिंट को लेके, तो मिस्टर मिंट की यदि हम बात करें, तो अनंता ब्लॉकचेन इंडिया की सेकेंड इंडिजिनस ब्लॉकचेन है, जो कि ग्लोबली बेसिस पे 52 रैंक पे लॉन्च रजिस्टर्ड हुई है। 27 जुलाई का इसका टेस्टनेट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, जो एक बड़ा माइलस्टोन है इंडिया में वेब 3 जर्नी को लेके। अब अनंता की यदि मैं बात करूं ब्लॉकचेन की, तो बेसिकली की फीचर्स यदि हम इसके देखें, तो ये डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करती है। मतलब इसका कॉन्सेंसस मैकेनिज्म जो है, जो कि वैलिडेटर और डेलीगेट सिस्टम पे रन होता है। ये फास्ट है, सिक्योर है, और साथ ही साथ में एफिशिएंट है। पैसिव इनकम फॉर वैलिडेटर एंड डेलीगेट्स, जो लोग ब्लॉकचेन नेटवर्क को सपोर्ट करेंगे उनसे वो पैसिव इनकम बना सकते हैं, ऐसा डेलीगेटर के थ्रू, वैलिडेट के थ्रू। ब्लॉकचेन एज अ सर्विसेज,
दूसरे बिजनेस इजिली आप ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन हर एक इंडस्ट्री में एक सर्विस की तरह काम करेगी। लेयर 1 ब्लॉकचेन मतलब ये एक बेस ब्लॉकचेन है, जैसे इथेरियम, सोलाना और बाइनेंस जैसी ब्लॉकचेन हैं। इस पर डायरेक्ट प्रोजेक्ट ऐप बिल्ड कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन जो कि बहुत फास्ट और वैलिडेट होगा। देन इम्पैक्ट क्या आने वाला है यदि मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन यदि अभी आपको देखने को मिले, इससे इम्पैक्ट क्या आएंगे? तो मेजर प्रोजेक्ट आपको ऑन बोर्ड दिखाई देंगे आगे जाके। तो मिस्टर मिंट इकोसिस्टम की वजह से और ज्यादा स्टार्टअप प्रोजेक्ट अनंता ब्लॉकचेन पे शिफ्ट होंगे, ज्यादा प्रोजेक्ट और कम्युनिटी, ज्यादा ट्रांजेक्शन, और जिससे ब्लॉकचेन की एक्टिविटी बढ़ेगी। टोकन का यूजर सिर्फ कॉइन या तौर पर नहीं बल्कि वो मल्टीपल यूटिलिटीज के रूप में यूज कर पाएगा। जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई लिमिटेड होगी, नेचुरली टोकन की वैल्यू ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में मिस्टर मिंट और अनंता के कोलैबोरेशन से एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी डेवलप होगी जो कि एडॉप्शन को और ज्यादा बूस्ट करने वाली है। तो अनंता ब्लॉकचेन दोस्तों एक पावरफुल लेयर 1 प्रोजेक्ट है जो कि डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करती है, और यहाँ पे पैसिव इनकम जैसे फीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। मिस्टर मिंट इस इकोसिस्टम को और बूस्ट करेगा बहुत सारे प्रोजेक्ट के थ्रू, जो आगे आगे आपको मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में जो हमारे टारगेटेड, जो हमारे जो कस्टमर होंगे, टारगेट एरियाज होंगे, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, जो कि साथ ही साथ में इंटरप्राइजेस, डेवलपर, वैलिडेटर, देन आपका देन न्यूज, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स एंड गेमिंग, ये हर जगह की यहाँ पे टारगेट आपको एरिया दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे अनंता ब्लॉकचेन आगे आगे टारगेट करने वाली है। देन अब यूएसपी की बात करें हम इसके, यदि लो ट्रांजेक्शन फीस रहेगी, हाई ट्रांजेक्शन पर सेकंड आपको देखने को मिलेगा, इजी टू यूज डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत इजी होगा, आसानी से वेब 1 से वेब 3 में, वेब 2 से वेब 3 में लोग शिफ्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ में रेडीमेड फ्रेमवर्क होंगे, सिंप्लीफाई वेब 3 जर्नी को बनाएगा ये, और एआई ड्रिवन होगा। साथ ही साथ में आपको बहुत सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज के थ्रू। तो अब ये थे हमारे इसके यूएसपी के, ब्लॉकचेन के यूएसपी, जो आपको आगे देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों ओवरऑल आज हमने इस सेशन में जो हमने बात किया है, हमने एक इंटरनेट के इनिशियल दौर में वेब 1 क्यों आया, वेब 1 के आने से क्या चेंजेस हुए, वेब 1 में क्या प्रॉब्लम थी, वेब 1 की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेब 2 क्यों आया, वेब 2 के क्या फीचर थे, और वेब 2 ने किस तरह दुनिया को चेंज किया, और वेब 2 की प्रॉब्लम्स क्या थी, वेब 2 में क्या लिमिटेशन थे, और उन लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए वेब 3 का आना क्यों जरूरी है। वेब 3 ब्लॉकचेन पे यदि काम करता है तो ब्लॉकचेन के फीचर्स क्या हैं, ब्लॉकचेन का कहाँ यूज होना है, किस इंडस्ट्री में इसका यूज होना है, और ब्लॉकचेन वाली कंपनीज कौन कौन सी है, मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन जा रही है उसके क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में हमने बात की। तो कोशिश की है कि आपको 40 मिनट में आपको वेब 1 से वेब 3 के बारे में बताने की और थोड़ा सा ब्लॉकचेन के बारे में बताने की। तो उम्मीद करता हूँ दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने इस कॉल को एंड करता हूँ, एंड ओवर टू होस्ट एंड को होस्ट। थैंक यू सर, जो कि इतना व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें हम लोगों तक बताया। तो मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है। थोड़ा सा बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है। एक सेकंड आता है, एक मिनट। हेलो, यस सर, अब परफेक्ट है? यस सर, परफेक्ट वॉइस। तो थैंक यू वेरी मच मनीष सर, जो कि 40 मिनट से भी कम समय में आपने कितने व्यवस्थित तरीके से पूरा ब्लॉकचेन का फ्यूचर और टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करे उसके बारे में बताया। साथ ही साथ आपने ये बताया कि किस तरीके से अनंता ब्लॉकचेन आएगी और उसके यूएसपी क्या होने वाले हैं। आज की जो भी जानकारी आपकी थी, अगर इसका 10% भी हमारे लोगों ने नोट डाउन किया होगा या दिमाग में रख लिया होगा सेव करके, तो कहीं ना कहीं जब भी हम अपने प्रोस्पेक्ट से या नए यूजर से बात करते हैं तो उस व्यक्ति तक हम अपनी बातों को डिलीवर कर पाते हैं। और अगर इन चीजों को इतने कॉन्फिडेंस से हम डिलीवर करते हैं तो 100% लोग हमारे साथ एसोसिएट होते हैं। तो जो हम लोगों का मिशन है 1 करोड़ कम्युनिटी का,
वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से फुलफिल होना है। इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि आप डेली मॉर्निंग कॉल अटेंड करें, आधा पौन घंटे का समय निकालें और अपने को और अपनी टीम को एजुकेट करने का प्रयास करें। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस कॉल को